हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का 14th लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा है एरिया वेक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो है आज हमारी शुरू हो रही है, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टर्म के बारे में समझेंगे कि आखिर ये टर्म होती क्या है। एक्चुअल में ये जो एरिया वर्ड है ना, हम इसे सुनते आए हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन कभी हमने ये वेक्टर हो सकता है ऐसा कुछ नहीं सुना, यानी हमने कभी इसकी डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं लिया। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो एरिया है किस तरह से हम उसे एक वेक्टर क्वांटिटी बना सकते हैं। ठीक है जी, देखेंगे। मैंने माना हमारे पास ये एक छोटा सा एलिमेंट है या एक छोटा सा एरिया है जिसका एरिया है ds। ठीक है, यानी एक छोटा सा पोर्शन है, एक छोटा सा सरफेस है जिसका एरिया कितना है ds है। ओके, अब इस एरिया का मैग्नीट्यूड तो क्या है ds है, लेकिन इसकी किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अब हम जब तक डायरेक्शन नहीं होगी तब तक हम इसे एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते। तो अब हम इसकी डायरेक्शन कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। हम क्या करेंगे, इस एरिया एलिमेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यानी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक परपेंडिकुलर, इसे हमने नाम दे दिया एन कैप। यानी एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट ds। ठीक है जी, अब ये जो एरिया एलिमेंट है ना, एक ऐसा अब ये जो एरिया एलिमेंट है, अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे पास कि हमारे पास एरिया एलिमेंट है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो कौन बता रहा है, एन कैप बता रहा है। तो अब ये एक एरिया वेक्टर नहीं, एरिया एलिमेंट नहीं सॉरी, बल्कि क्या बन चुका है, एक एरिया वेक्टर बन चुका है। पॉइंट समझ में आया? तो दिस इज द एरिया वेक्टर, यानी दैट एरिया एलिमेंट विच हैव ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ए एरिया वेक्टर। ठीक है जी, जब एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट के, देन वी गेट ए एरिया वेक्टर। सो इट इज फॉर्म when a unit vector is drawn perpendicular to the area element। जब एक छोटे से एरिया एलिमेंट में हम एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करें जो उसके परपेंडिकुलर हो, देन वी गेट ए एरिया वेक्टर। ठीक है जी, अब हम एरिया वेक्टर और एरिया एलिमेंट के बीच में क्या निकालेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे जी। देखिएगा, कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड। ओके, तो एन कैप यहां क्या है, एन कैप वो यूनिट वेक्टर है जो हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, और ds क्या है, एरिया एलिमेंट है। एन कैप वो यूनिट वेक्टर है जो हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। ओके, तो एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम इसे लिख सकते हैं ds वेक्टर इज एन कैप इंटू ds। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एरिया वेक्टर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा जी, एक एरिया वेक्टर बन जाएगा विच हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इतना पॉइंट आपने याद रखना है, एरिया एलिमेंट में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद दैट एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ओके, देखिए इसे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये सुनिएगा क्या होगा जी। ठीक है, हमने माना ये हमारे पास एक एरिया एलिमेंट है या एक रीजन है, हमारे पास कुछ इस तरह का। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में, यानी 2 डायमेंशनल प्लेन है हमारे पास। ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। इस प्लेन से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास
हो रही हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉइंट समझ में आया। ये जो हमारा रीजन है, इस रीजन से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी इन अ नॉर्मल डायरेक्शन टू दिस रीजन आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इट इज डिफाइंड as the number of electric field lines. It is defined as the number of electric field lines passes normally to a surface. Passes normally to a surface are called electric फ्लक्स। ठीक है जी, तो एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके नॉर्मली डायरेक्शन में पास होंगी, वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है जी। अब जैसा हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ई है, और ये जो हमारा रीजन है इसका एरिया हमने क्या मान लिया, एस मान लिया। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसे हम डिनोट करेंगे फाई से। दिस इज इक्वल टू ई इंटू एस। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू एस। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एस इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस। ओके, नाउ ये तो हमने एक जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं एक सरफेस एंगल की फॉर्म में। देखिएगा कैसे, तो आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, हमने माना जी ये हमारे पास कोई रैंडम एरिया है। ठीक है, इसमें हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। ठीक है जी, एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका एरिया क्या है, डी एस है। नाउ दिस इज द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमें क्या बताएगा, एरिया वेक्टर बताएगा। ठीक है जी। अब हमने माना ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच मेक एन एंगल थीटा विद द एरिया वेक्टर डी एस। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है विच मेक एन एंगल थीटा। सो अब हम जब ई को इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे जी। वन इज in this direction, in this way, and this is E cos theta, and the other is in this direction which is E sin theta. Okay, this means इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट होंगे जी। एक कंपोनेंट तो सेम उसी डायरेक्शन में आ गया जो हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, और एक कंपोनेंट किसमें आ गया जो हमारे एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में अगर हम फ्लक्स फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, वो भी किसके कारण, इस छोटे से एलिमेंट के कारण। हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ds एलिमेंट। ठीक है, तो डेट इज डी फाई इज इक्वल टू, नाउ क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट जो हमारे एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर हो। अब देखिएगा ये हमारा एरिया एलिमेंट है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, जो ds वेक्टर की डायरेक्शन में है, और वो कौन है, E cos थीटा, दैट इज E cos थीटा एंड द एरिया एलिमेंट। सो इसे हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा। सो दिस इज रिटन एज d फाई E डॉट ds। ठीक है जी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds। दिस मीन्स the electric flux is the dot product of electric field intensity and the area vector। क्लियर यहां तक। अब कहते हैं जी ये तो हमारा फ्लक्स जो आया है वो आया है सिर्फ छोटे से एलिमेंट का। अगर हमें पूरे के पूरे रीजन का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा जी। सो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds along the
सरफेस। सो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस अलोंग द सरफेस। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, ई डॉट डी एस, या फिर ये कहें द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके ओके, तो ये हमारा बन चुका है जी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम बात करें क्या ये स्केलर है या वेक्टर है। जैसा भी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट हमें कैसी क्वांटिटी देगा जी, स्केलर क्वांटिटी। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नाउ यूनिट। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, देखिएगा जैसा हमने कहा कि फाई इज ई एस। ठीक है, ई की यूनिट है न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम एंड मीटर स्क्वायर, और इसी वे में हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला और बताते हैं आपको। सो डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, फाई इज ई इंटू एस। ई क्या है हमारा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज है जी। ठीक है, सो फोर्स इज एम एल टी माइनस टू। ठीक है, थोड़ा सा रब करते हैं, आप इसे साथ साथ नोट जरूर करते रहें। ओके, सो दिस इज एम एल टी माइनस टू एंड ओके, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू बाई चार्ज इज ए इंटू टी एंड द एरिया इज एल स्क्वायर, देन कंप्लीट एम एल क्यूब टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी, तो यहां तक देखिए, जल्दी से आगे चलेंगे फिर। ओके, आगे चलें, देखिएगा इसका मतलब हमारे पास जो फ्लक्स सरफेस। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, किस बेस पे, स्पेशल केस ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, स्पेशल केस ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट केस है जी, इसमें हम बात करेंगे थीटा की। कहते हैं जी थीटा क्या होगा हमारा, मैंने माना जीरो, थीटा क्या हुआ जीरो, और अगर थीटा जीरो है देन फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कोस जीरो, एंड कोस जीरो क्या होगा, वन। दिस मीन्स इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी अगर थीटा जीरो है देन इन दैट केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, सेकंड इज व्हेन थीटा इज 90, थीटा इज 90, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कोस 90, ई डी एस इंटू कोस 90। कोस 90 क्या होगा, जीरो होगा। जब कोस 90 जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो गया जी, जीरो हो गया। ठीक है, तो इस केस में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। ओके, द पॉइंट इज क्लियर, इस केस में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या हो गया जी, हमने माना जब थीटा क्या हो 180 डिग्री हो। अगर थीटा 180 है देन वी हैव ई डी एस कोस 180। ठीक है, कोस 180 क्या होगा, माइनस 1 होगा, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई एस। ठीक है, इसमें हमारा माइनस ई एस होगा और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस ई एस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारी बातें हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जी, सुनिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोज लो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा।
द नेक्स्ट टॉपिक इज गोज लो, कि गोज लो आखिर क्या होगा जी। ठीक है, देखिए कहता गोज लो क्या कहता है, तो गोज लो क्या कहता है जी, कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग अ सरफेस, एक सरफेस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, 1/f(nO) टाइम द चार्ज। ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग अ सरफेस, या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग ए सरफेस वो क्या होगा, द 1/f(nO) टाइम द टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज है उसका 1/f(nO) टाइम्स होगा। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स in a closed surface is equal to 1/f(nO) times 1/f(nO) time the charge, 1/f(nO) time the charge in that region। ठीक है, in that region। आज हमारा ओके, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गोज लो। पॉइंट क्या है जी हमारा, कहता है हमारे पास एक सरफेस है, करने जा रहे हैं, एक ऐसा सरफेस है जिसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो उस क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, जब हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 1/f(nO) टाइम्स होगा इसका इस टोटल चार्ज का, दैट इज कॉल्ड द गोज लो। ओके, अगर इसे हम इसे सुनते आए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू की फॉर्म में लिखें, ये वेक्टर देन दिस इज कुछ नहीं सुना, S कभी इसकी डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं। डॉट ds, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो एरिया है डॉट किस तरह से हम उसे एक एंड दिस इज इक्वल टू q बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गोज लो। तो ये हमारी गोज लो की स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अब हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि हम इसे प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं वो देखिए। ठीक है, S, ठीक है, यानी एक छोटा सा पोर्शन है, एक छोटा सा सरफेस है जिसका एरिया कितना है d s। तो आगे देखें अब। ओके, अब इस एरिया का तो मैग्नीट्यूड नाउ क्या है, द प्रूफ ds है, लेकिन जो हमारा इसकी गोज किसी भी तरह की लो कोई है डायरेक्शन हम उसे क्या करते हैं, प्रूफ करेंगे जी। किसी तरह की देखिए कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मैंने माना जब तक ये हमारे direction पास एक नहीं पॉइंट होगी, चार्ज तब है, तक हम इसे एक वेक्टर क्वांटिटी ठीक है नहीं कह सकते। वी हैव ए तो अब हम इसकी पॉइंट डायरेक्शन चार्ज कैसे बनाएंगे q। वो देखिए। ओके, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज q से इस एरिया एलिमेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस इज अ पॉइंट p परपेंडिकुलर विद डिस्टेंस r एंड दिस इज पॉइंट o। ठीक है, q हमारा एक पॉइंट चार्ज है, p एक पॉइंट है जो हमारे q चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। अब हम क्या करेंगे, OP को रेडियस और O को सेंटर मान के एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे। एलिमेंट है ना एक ऐसा, ठीक है, O को सेंटर और OP को रेडियस मान के क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्फीयर, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा स्फीयर है, आप सीधा ड्रॉ करना। ठीक है, तो दिस ओके डायरेक्शन है, नाउ कौन बता रहा है, अब ये जो हमने कैप बता रहा है, एक सरफेस तो अब ये ड्रॉ एक किया है ना, एरिया वेक्टर नहीं, इसे हम बोलते हैं गोजियन सरफेस। गोजियन सरफेस। आगे भी जब भी आप गोज लो अप्लाई करेंगे ना तो वहां पे क्या आएगा, गोजियन सरफेस आएगा। ओके, एरिया ओके वेक्टर। ठीक है जी, नाउ सो क्यों हमारा पॉइंट चार्ज है, p एक पॉइंट है जहां पे हम इस q के कारण क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों निकालेंगे, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है E मैग्नीट्यूड डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, हम ये साइड उठाएंगे जी और इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये इसके इक्वल ना आ जाए, यानी कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ही निकालेंगे p पॉइंट पे। देखिएगा ये जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव है। ओके, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा जी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या आएगा,
आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो देन वी गेट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कुछ ऐसे है। और एरिया एलिमेंट की बीच ठीक में क्या है, निकालेंगे? तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या होगा? is equal to 1 by Divide 4 pi मैग्नी epsilon Okay. naught तो n कैप यहाँ क्या है? q n by cap में वो r unit है vector है स्केयर, जो ठीक है, हमें 1 by area 4 pi vector की epsilon naught direction q by r बता है रहा स्केयर। ये तो आ ठीक चुका है, और अब पॉइंटेड क्या ds है? ठीक है, area सुनिए एलिमेंट है n कैप तो ये जो हमारा स्फीयर है, जो हमें एरिया वेक्टर ये जो हमारा की गोल्डन direction बता सरफेस रहा है, Okay? हमने n इस cap P is equal पॉइंट to पे क्या vector लिया? by itself एक छोटा सा मैग्नी एलिमेंट लिया जी, तो हम इसे लिख सकते हैं एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका एरिया क्या है? ds है। कैप अब इस छोटे से एलिमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके ऊपर क्या ड्रॉ करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये ठीक हमारा है। क्या बन जाएगा? इसके ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो परपेंडिकुलर क्या होगा? कुछ याद रखना है इस तरह से हम एक होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे This is और वो परपेंडिकुलर ds ड्रॉ करने के बाद vector, दैट ठीक है। एरिया एलिमेंट इज अब कॉल्ड एरिया हमारा जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसका मतलब E और ds के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री है। तो पुट करें, सो दिस E ds cos 0 E ds cos 0 इज इक्वल टू, ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो हियर इज S E ds cos 0 क्या होगा जी? 1 होगा। E इज ए कांस्टेंट, तो इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा जी? ds रह जाएगा, ठीक है। अंदर क्या रह गया? ds रह गया जी, ओके s, ओके। अब E की हम वैल्यू पुट करें 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught ओके। एंड Q तो next by R जो हमारा topic स्क्वायर है जी, ds। वो है ds क्या है जी? electric इस flux। सरफेस का एक छोटा सा एरिया है, ठीक है। इस पूरे Flux। सरफेस का अब एरिया ये क्या होगा? सुनिएगा, 4 क्या होगा जी? पाई r स्क्वायर, 4 पाई r हमने स्क्वायर। माना तो ये ये कैंसिल हो हमारे जाएगा, पास r स्क्वायर area एंड इट कम्स element आउट है। टू बी या Q एक बाय reason है। एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा राइट हैंड reason साइड हमारे के पास इक्वल इस तरह है, है। ठीक है जी। तो दिस इज द ठीक प्रूफ है। ऑफ गोज लो। तो इसको ध्यान से करिएगा, थोड़ा direction में, अच्छा टॉपिक है, यानी काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। two dimensional तो आपको लेक्चर plane पसंद आया तो हमारे वीडियो को पास। शेयर करें, लाइक करें two और dimensional चैनल को सब्सक्राइब plane। करना ना भूलें। इस थैंक यू। प्लेन से इस डायरेक्शन में